सौंदर्य की नदी नर्मदा, केली से शूलपाणेश्वर। सूरज धधक रहा है और धूप लावे की तरह फैल रही है। ना कोई गांव दिखाई देता है, ना आदमी। आदमी तो आदमी, चिड़ै का बच्चा तक नजर नहीं आता। इस वीराने और सूनेपन में नर्मदा ही हमारा एकमात्र अवलंब है। हम इतने डरे सहमे थे कि आपस में बात भी नहीं कर रहे थे, केवल भागे जा रहे थे। खतरा मानो प्रतिपल पास आता जा रहा था। कोई 2 घंटे बाद एक गांव दिखाई दिया। दिल की धड़कन तेज हो गई। तेजी से निशब्द चले जा रहे थे। कहीं शब्द किया और किसी भील ने शब्दवेदी वाण चला दिया। नदी की चट्टानों में से दबे दबे चोरी चोरी भागे जा रहे थे। गांव की एक स्त्री अपने 2 बच्चों के साथ नहाने आई थी। राह दिखाते हुए उसने कहा, यहाँ से नहीं, वहाँ से। उससे गांव का नाम तक पूछने की हिम्मत नहीं थी। काफ़ी देर बाद जब दूसरा गांव आया, तब पूछा कि पीछे जो गांव निकल गया उसका नाम क्या था। पीपल चौपानी, जवाब मिला। मेरे मुरझाए होठों पर फीकी सी मुस्कान आ गई। वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा हमें बताया गया था। हम नाहक डर गए थे। हमारी खुशी का पारावार नहीं रहा। अब जब खतरा उड़ते बादल की तरह निकल गया, तो मन में तरह तरह के विचार आने लगे। यदि कुछ अघटित घट जाता तो मेरी किताब का क्या होता, जिसके लिए 8 साल से नर्मदा की खाक छानता फिर रहा हूँ, अपनी जान तक जोखिम में डाल चुका हूँ। नर्मदा पर मेरी वह किताब अधूरी रह जाती। लेकिन अब तो खतरा निकल गया। किताब एक ना एक दिन पूरी हो ही जाएगी। तब क्या होगा? अव्वल तो मुझे प्रकाशक नहीं मिलेगा, प्रकाशक मिला तो ग्राहक नहीं मिलेगा, और ग्राहक मिला तो पाठक नहीं मिलेगा। अगर कहूँ कि यह यात्रा मैं स्वांतः सुखाय कर रहा हूँ, तो यह अर्ध सत्य होगा। अगर कहूँ कि यह यात्रा मैं स्वांत सुखाय कर रहा हूँ, तो यह अर्ध सत्य होगा। मैं चाहता हूँ कि जो सुख मुझे मिल रहा है वह दूसरों को भी मिले। मैं स्वांतः सुखाए भी चल रहा हूँ और बहुजन सुखाए भी चल रहा हूँ। तो कहाँ है ये बहुजन? टीवी के सामने? टीवी और वीडियो कैसेट के इस युग में किताब पढ़ने की जहमत भला कौन उठाएगा? टीवी खोल दो और कुर्सी पर पसर जाओ, किताब को फेंक दो। अधिक से अधिक दिवंगत पुस्तक की स्मृति में एकाध मरसिया पढ़ दो और फिर उसे भूल जाओ। यह पुस्तक की नियति अच्छी तरह जानता हूँ, फिर भी इसी किताब के लिए खून पसीना एक कर रहा हूँ। मूर्ख। नर्मदा शिलाओं से सटकर बह रही है। लगता है कि शिलाओं से रगड़ रगड़ कर अपनी देह को उजला कर रही है। नदी नहा रही है। शूलपाण झाड़ी के निभृत एकांत में नर्मदा अब भृत स्नान कर रही है। प्राय प्रवाह के पास ही चलते, लेकिन कभी सोचते कि ऊपर से चलते तो चक्कर कम होता, ऊपर से चलते तो ऐसा नाला आता कि उसमें उतरकर फिर चढ़ने में दम निकल जाता। तब सोचते कि इससे तो नीचे ही ठीक था, नीचे से चलते तो ऊपर की पगडंडी टेढ़ती। यही है ज़िंदगी। मनुष्य को उसके पास जो है उससे संतोष नहीं, जो नहीं है उसकी उसे भारी चाह है। मनुष्य बना ही है आधा सुखी और आधा दुखी रहने के लिए। खालिस सुख उसके भाग्य में नहीं। नर्मदा से जरा सा हटकर नाले के किनारे एक गांव है, डनेल। पता चलता है कि वहाँ एक दुकान है। वहाँ पहुँचे तो पता चला कि दुकानदार पहाड़ के उस पार सामान लेने गया है। उसकी स्त्री ने हमें आवश्यक चीज़ें दी और वहाँ रुकने की, यहाँ तक कि अपने चूल्हे में खाना बनाने तक की अनुमति दी। नर्मदा के सामने तट के भील भी सौदा लेने यहाँ आते हैं। कुछ भील खरीदारी करने आए तो दुकानदार की लड़कियाँ उनसे धड़ल्ले से गुजराती में बातें करने लगी। इस तट पर महाराष्ट्र है, उस तट पर गुजरात। शहर के संपर्क के होने के कारण ये लड़कियां मराठी तो जानती थी, गुजराती भी जानती थी। और जब मैंने बताया कि मेरी मातृभाषा गुजराती ही है, तो महज मुझे सुनाने के लिए वे आपस में गुजराती में बतियाने लगी। कल तक तो किसी की भाषा समझ में नहीं आ रही थी, और आज एकाएक ऐसी बढ़िया गुजराती, मुझे लगा जैसे कोयल गा रही है। दोपहर को जरा लेटा तो पास में एक गधा आकर खड़ा हो गया। दुकानदार के पास 10-12 गधे हैं। पहाड़ के उस पार से इन्हीं पर सामान लाद कर ले आता है।
यह बीमार है इसलिए घर पर रह गया। मुझे R.L. स्टीवेंसन की ट्रैवल्स विद अ डंकी का स्मरण हो आया। ट्रेजर आइलैंड तथा डॉक्टर जेकाल एंड मिस्टर हाइड के प्रसिद्ध लेखक स्टीवेंसन जब युवा थे तब फ्रांस में एक खच्चर के साथ उन्होंने एक छोटी सी पदयात्रा की थी। इसका वर्णन उन्होंने ट्रैवल्स विद अ डंकी में किया था। उनकी इस यात्रा के ठीक 100 साल बाद एक लेखिका ने उसी तरह खच्चर के साथ उसी मार्ग से चलकर उस यात्रा की शताब्दी मनाई थी और इसका सचित्र विवरण छपवाया था। मेरी इस यात्रा के 100 साल तो क्या, 25 साल बाद भी कोई इसकी पुनरावृत्ति ना कर सकेगा। 25 साल में नर्मदा पर कई बांध बन जाएंगे और इसका सैकड़ों किलोमीटर लंबा तट जलमग्न हो जाएगा। ना वे गांव रहेंगे, ना वे पगडंडियाँ। शूलपाण की पूरी झाड़ी डूब जाएगी। पिछले 25,000 वर्षों में नर्मदा तट का भूगोल जितना नहीं बदला, उतना आने वाले 25 वर्षों में बदल जाएगा। हमारे देश की इस प्राचीनतम नदी पर आधुनिकतम बांध बांधे जा रहे हैं। इस पर जितने बांध बन रहे हैं उतने भारत की अन्य किसी नदी पर नहीं। नर्मदा का जो विशाल जलभंडार अभी तक व्यर्थ जाता था अथवा बाढ़ के कारण नुकसान पहुंचाता था, वह अब नहीं होगा। मध्य प्रदेश और गुजरात की तो कायापलट हो जाएगी। नर्मदा तो बस नर्मदा ही है। जैसा भव्य उसका अतीत है, वैसा ही उज्ज्वल उसका भविष्य है। सुबह मुर्गे की बांग के साथ चल पड़े। वही दृश्य देखकर अब थकने लगे हैं। पहाड़ियों के रेवड़ खत्म होना ही नहीं चाहते। कई दिनों से प्रकृति का खुला विस्तार नहीं देखा। नज़र दूर तक जाती ही नहीं, पहाड़ियों से टकरा कर वापस आ जाती है। अब यह पाषाणपुरी खत्म हो तो अच्छा हो। आज ही खत्म हो जाएगी। दोपहर तक शूलपाणेश्वर पहुंच जाएंगे। झाड़ी वहां खत्म हो जाती है। बस आज भर की बात है। नर्मदा की उंगली पकड़कर बढ़ रहे हैं। अब वो मार्ग कुछ आसान है। कहीं कहीं जरा सी समतल भूमि दिखाई देती है। पेड़ भी दिखाई देने लगे हैं, लेकिन ठूठ नंगे नंगे। हवा इतनी गर्म हो गई है कि लगता है अगर छोटी सी चिंगारी डाल दें तो हवा आग पकड़ लेगी। चलते चलते सोचते काश हमारे पर लग जाते और हम अपने थैलों समेत आकाश में उड़ पाते। ऊपर से धागे सी पतली नर्मदा कैसी दिखती। लगता मानो इन पहाड़ों ने अपने बक्ष पर यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। नदियाँ धारित्री का यज्ञोपवीत ही तो हैं। एक जगह एक लंबी सकरी नाव अपनी पीठ पर मछुआरों को लिए नदी की धार को चीरती तेजी से चली जा रही थी। शायद वह नाव नहीं, लकड़ी के लट्ठे थे। एक गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे तो एक जगह नर्मदा की तेजी से भागती जलधाराएं धमाचौकड़ी मचा रही थी। लेकिन आज हमारा सारा ध्यान शूलपाणेश्वर पहुंचने में था। आज हमारे पांवों में पंख लग गए थे। उमरखेड़ी, चीमलखेड़ी और धानखेड़ी पार करके तपती तिपैया में जब शूलपाणेश्वर के मंदिर पहुँचे तो थक कर निढाल हो चुके थे। लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि आखिर शूलपाण की दुर्गम और खतरनाक झाड़ी हमने सही सलामत पार कर ली थी। मंदिर के बाहर एक मैटाडोर खड़ी थी। उसमें बहुत से स्त्री पुरुष झाड़ी के अधिष्ठाता देवता भगवान शूलपाणेश्वर के दर्शन करने आए थे। स्त्रियां भोजन बना रही थी। खूब सुगंध आ रही थी। भाग्य ने साथ दिया तो हमारा बुलावा भी आ सकता है। मैं नहाने चला गया। देर तक नहाता रहा और सोचता रहा कि जितने प्रपात नर्मदा में हैं उतने भारत की अन्य किसी नदी में नहीं। लेकिन प्रपात बाहुल्य नर्मदा की इस पूरी झाड़ी में, जहाँ 80 मील तक पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं और जहाँ एक से एक प्रपात हो सकते हैं, वहाँ एक भी प्रपात नहीं। यहाँ वह लुढ़कती है, फिसलती है, तेजी से भागती है, लेकिन यह नर्मदा का ही कौशल है कि एक बार भी गिरती नहीं। 15 दिनों तक न आईना देखा था, न दाढ़ी बनाई थी। आज पहली बार आईने में मुंह देखा तो दिल धक से रह गया। मैं यह किस बुढ़े को देख रहा हूँ। पके बाल और धसे गाल के कारण वैसी ही उम्र से 10-12 बरस बड़ा दिखाई देता हूँ। और अब 15 दिनों की बड़ी हुई सफ़ेद दाढ़ी, करेला, और वो भी नीम चढ़ा। एक बार की बात है, रास्ते में एक ग्रामीण का साथ हो गया था। उसके बाल सफ़ेद हो गए थे।
गाल धँस गए थे और सामने के दांत भी गिर गए थे। मैं सोच रहा था यह आदमी मुझसे 7-8 बरस तो बड़ा होगा ही। तभी उसने मुझसे पूछा, आप कहाँ रहते हैं पिताजी? इस घटना को अपने छात्रों को सुनाकर मैंने पूछा था, बताओ यह घटना हास्य रस की है या करुण रस की? तो एक छात्रा ने दबी जुबान में कहा था, वात्सल्य रस की। ऐसा है मेरा शरीर, अपनी भौंडी सूरत और सीके या शरीर दोनों से ही मुझे विरक्ति रही है। लेकिन मेरे इसी 2 हड्डी के शरीर ने 57 बरस की आयु में भरी गर्मी में शूलपाण की विकट झाड़ी पार करवा दी। आज लगा कि मेरा यह शरीर मुझे दंड के रूप में नहीं, वरदान स्वरूप मिला है। आज पहली बार अपने शरीर पर प्यार उमड़ा। हे दीननाथ, हर जन्म में मुझे यही चोला देना। मंदिर के लोग हमें बड़े कौतूहल से देख रहे थे। उन्हें इस बात का बड़ा अचरज था कि हमने इतने सामान के साथ बिना लुटे झाड़ी कैसे पार कर ली। तभी एक अधेड़ महिला ने टेर लगाई, चलिए भोजन तैयार है, परकम्मावासी आप भी आ जाइए। मैं तुरंत श्यामलाल को जगाया और हम भोजन पर टूट पड़े। शाम को देखा, झाड़ी के आरंभ में हमें जो 3 अक्कड़ फक्कड़ बाबा मिले थे, उनमें से सबसे दुबला पतला था। वह केवल लंगोट पहने चला आ रहा था। और लंगोट कैसा? रस्सी में बंधा कपड़े का बित्ता भर टुकड़ा, बस। पिछली यात्रा में किसी ने कहा था, झाड़ी में से परकम्मावासी वैसे ही निकलता है जैसे माँ के गर्भ से, एकदम नंगा। उस दिन विश्वास नहीं हुआ था, आज प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। उसने बताया, हम आपसे एक दिन बाद चले। बोरखेड़ी के बाद एक भील आया और उसने हम तीनों को लूट लिया। दूसरे 2 तो बहुत हट्टे कट्टे थे, वे कुछ बोले नहीं। उनकी तो बोलती ही बंद हो गई थी, सब कुछ चुपचाप रख दिया। तुम अकेले कैसे? वे दोनों मुझ पर जबरन धौंस जमाते थे। एक दिन खरी खोटी सुना दी और अलग हो गया। रास्ते में कोई परेशानी? रास्ते में तो नहीं, पर आज रो दिया। क्यों? प्यास के कारण। प्यास से मुंह सूख गया था, गले में जलन हो रही थी, आंखों के आगे चिंगारियां सी फूट रही थी। पहाड़ों में भटक गया था, बड़ी मुश्किल से नर्मदा मिली। नीचे उतरकर जी भरकर पानी पिया, तब जान में जान आई। इस धधकती धूप में उघड़े बदन, खाली पेट, भट्टी सी तपती चट्टानों पर नंगे पांव एकाकी चलना कितना कष्टप्रद हो सकता है, इसकी कल्पना कर मैं सिहर उठा। कष्ट सहन करने की यह पराकाष्ठा है। पराक्रम शब्द आज पौरुष का वाचक है। मूल में परिक्रमा तथा पराक्रम दोनों की धातु एक है, क्रमण, अर्थात आगे बढ़ना, सतत चले जाना। नर्मदा परिक्रमा में अगर सचमुच यही पराक्रम है तो वह शूलपाण झाड़ी पार करने में है। उसी अधेड़ महिला ने आकर कहा, बाबा नहाओ, फिर भोजन कर लो। उसे नहाकर आने में देर हुई, कारण मैं समझ गया। नहाकर वह धूप में खड़ा रहा होगा, लंगोट जब सूखा होगा तभी आ सका होगा। शूलपाणेश्वर में महाराष्ट्र समाप्त हो जाता है और गुजरात शुरू होता है। बड़ा मनोरम स्थान है यह, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा। रात यहाँ रहेंगे, सुबह घर के लिए चल देंगे। आखिर शूलपाण की झाड़ी हम पार कर चुके थे। वह झाड़ी जहाँ 80 मील तक नर्मदा पहाड़ियों के घटाटोप से घिरी है, जहाँ तरह तरह की चट्टानें अपने पूरे लाव लश्कर के साथ फैली है, जहाँ की भयानक निस्तब्धता यात्री को अकुला देती है, जहाँ नर्मदा का यौवन मानो वापस आ गया है और जहाँ नर्मदा के अंग अंग में स्वच्छता और शुचिता का दिव्य स्पर्श है।